अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक मेजर प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि इन्फ्लेशन था, जिसकी हमने डेफिनेशन की, उसके कॉजेज़ किए, उसके सॉल्यूशंस किए, उसके इफ़ेक्ट्स किए, उसको मेजर किस तरीके से कर सकते हैं वो देखा हमने। अब हम सेकंड मेजर प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, डेट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस लेक्चर में हम जौन जौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसको पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो असर है, जो इफ़ेक्ट है, वो क्या होता है, हमें क्या क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी को। उसके बाद मेजरमेंट है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह मेजर किया जाता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, फिर उसके सॉल्यूशंस। तो ये हमारा शेड्यूल होगा इस लेक्चर का। So, unemployment refers to a situation in which the workers who are capable of working and willing to work do not get employment. तो इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होती है, वो काम करना चाहती है और काम करने के काबिल भी होती है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती। इस तरह की जो वर्कर होंगे, इस तरह के जो लेबर होगी, वो अनएम्प्लॉयड वर्कर या अनएम्प्लॉयड लेबर कहलाएगी। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहली कि विलिंग टू वर्क एंड सेकंड एबल टू वर्क, यानी ऐसे लोग जो काम करने के लिए विलिंग ही नहीं हैं, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन या अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आते। दूसरा, ऐसे लोग जो काम करने के काबिल ही नहीं हैं, जो माजूर हैं, जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो भी और वो काम नहीं कर रहे, वो उनके पास काम नहीं है, वो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन या अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आते। सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, नंबर वन विलिंग टू वर्क एंड नंबर टू एबल टू वर्क। इन दो चीज़ों के साथ अगर किसी के पास काम नहीं है तो वो बंदा अनएम्प्लॉयड कहलाएगा या वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दो तरीक़ों से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और एक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो चाहते हुए कोई अनएम्प्लॉयड रहे, यानी ऐसे वर्कर जो जानबूझ के, जो वॉलेंटरी कोई काम नहीं कर रहे, जानबूझ के जॉबलेस रह रहे हैं, वर्कलेस रह रहे हैं, इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, यानी जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जिसमें इस तरह का फैक्टर मौजूद ना हो कि कोई अपने तौर पे अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहा हो, यानी जो बंदा काम करना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसके पास काम नहीं है, जो बंदा पैसा कमाना चाह रहा है फिर भी वो पैसे नहीं कमा पा रहा, वे जो वेज लेना चाह रहा है अपनी सर्विसेज दे के, लेकिन फिर भी वो वेज हासिल नहीं कर पा रहा, इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो इसको इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो वॉलेंट्री का तो आगे फिर वो जब बंदा जानबूझ के नहीं काम करना चाह रहा तो उसको क्या कहना है, वॉलेंट्री की आगे क्लासिफिकेशन नहीं है। इनवॉलेंट्री के आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन हैं, टाइप्स हैं, जिसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब हम वॉलेंट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अ पर्सन इज़ आउट ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ हिज ओन डिज़ायर to not to work on the prevalent of or prescribed wages, यानी अब इस पे कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो खुद डिज़ायर क्यों कर रहा है जॉबलेस रहने का, कि जो उसको वेज दी जा रही है वो इनफ नहीं है, या जो उसको प्रेवलेंट दिए जा रहे हैं, जो उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जॉब के साथ, वो उसके साथ खुश नहीं है, वो इससे ज़्यादा रिक्वायर कर रहा था। इन बेसिस पे अगर वो जानबूझकर काम नहीं करना चाह रहा तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। तो इनवॉलेंट्री क्या है, अ पर्सन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम remunerative work divide of divide of wages, although he is capable of earning his wages and is also
एंशियस टू अर्न देम। इस तरह के लोग जो कि सेपरेट रहते हैं काम से, और वो डिवोटेड भी होते हैं काम करने के और वेजेस अपनी अर्न करने के, लेकिन फिर भी वो सेपरेट रहते हैं। कई रीज़न्स हैं आप सेपरेट रहने की, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि रीज़न्स क्या होती हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अब हम जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की मज़ीद क्लासिफिकेशंस टाइप्स देखी थी, उस पर अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Frictional unemployment is defined as number of unemployed persons under the condition that the number of job vacancies equals to the number of job seekers who somehow fail to get the job. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की कंडीशन जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बराबर हों नंबर ऑफ़ जॉब सीकर्स के, यानी जितने जॉब ढूंढने वाले लोग हैं उतनी ही वैकेंसीज हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के पास जॉब ना हो, एंड हु सम हाउ फेल टू गेट द जॉब, इस तरह की जो जॉबलेस लोग होंगे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। इसको हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, it is said to exist when job vacancies equals the job seekers and yet some persons are unemployed. तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट arises due to structural changes in the dynamic economy making some workers go out of the job. इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट आना और आपकी काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आना, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि 15-20-25 साल पहले ऑफिसेज में कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी का काम बहुत कम था। जो वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ काम करते थे 20-25 साल पहले ऑफिसेज के अंदर, वो सारा हाथ से काम करते थे, वो पेपर वर्क होता था वहाँ पे सारा। लेकिन आज अगर हम क्लरिकल स्टाफ को देखें तो मोस्टली 90% जो काम किया जाता है वो कंप्यूटर पे किया जाता है। तो अब जब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इस तरह की आएगी, कोई टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस होगी प्रोडक्शन के अंदर या ऑफिसेज के अंदर, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तो जो ऐसे वर्कर्स जो उस टेक्नोलॉजी से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, वो उनके साथ उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की, तो वो इस तरह के लोगों की अब कोई स्पेस नहीं बनती उन ऑफिसेज़ में। अब जब सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, उन कंप्यूटर्स के ऊपर इस तरह के लोग बिठा देने जिनको कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना आता, जिनको उन टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं करना आता, तो वो क्या काम करेंगे। तो जब ये स्ट्रक्चरल चेंज है, जब इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंज आता है, तो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो लेबर, जो वर्कर अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो उस तरह के जो लेबर हैं, उस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अंडर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन आइदर गोज़ आउट ऑफ द जॉब और रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम टिल ही रिक्वायर्स न्यू स्किल्स। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, जब तक वो न्यू टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर चलाना नहीं सीख लेता, जब तक वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं सीख लेता, तब तक वो जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रहता है। उसके बाद नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज़ द लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर द लॉन्ग रन। When the economy is said to be at full employment, it is at its natural rate of unemployment. इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब अगर कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है, यानी उन्होंने अपना फुल एम्प्लॉयमेंट, जितनी उनके पास लेबर थी उतनी उन्होंने जॉब वैकेंसीज क्रिएट करके जॉब लोगों को दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, या इसको लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिजनेसेस ड्यू नॉट हैविंग इनफ डिमांड फॉर लेबर टू एम्प्लॉय ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क।
बिजनेसेस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जैसा कि आजकल हालात चल रहे हैं, आपको एक एग्जांपल इसकी जो है वो आजकल बहुत साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल फिजिबल है कि आजकल हालात इस तरह के चल रहे हैं कि बिजनेसेस क्लोज़ हुए हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, कारखाने बंद हैं, फर्म्स बंद हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उनको किसी को जॉब से नहीं निकालना, लेकिन जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, जब ऑनर के पास पैसे नहीं आ रहा, तो वो अपने वेजर्स को क्या वेज देगा, अपने एम्प्लॉयर्स को कैसे पैसे देगा। तो अल्टीमेटली उनको जॉबलेस करना पड़ेगा। तो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि बिज़नेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है कि डिमांड ही नहीं है लेबर की, तो फिर इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। व्हेन बिजनेस साइकिल आर एट देयर पीक, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी लो बिकॉज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इज़ बीइंग मैक्सिमाइज्ड। बिजनेस साइकिल होते हैं जिसमें पीक आते हैं, रिसेशन आते हैं, बूम आते हैं, डाउनफॉल आता है। तो जब पीक पे होता है बिजनेस साइकिल, जब इकोनॉमी पीक पे होती है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो होती है। और उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त आउटपुट की। तो डिमांड आउटपुट की ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है एट लोएस्ट लेवल पे होती है। व्हेन इकोनॉमिक आउटपुट फॉल्स, द बिजनेस साइकिल इज़ लो एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। Disguised unemployment. Unemployment that does not affect aggregate output. Disguised unemployment exists where part of the force is either left without work or is working in a redundant manner when worker productivity is essentially zero. यानी कि इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है कि जिसमें जो कि इफ़ेक्ट नहीं कर रही एग्रीगेट आउटपुट को, यानी कुछ लोग रखे हुए हैं काम पे, लेकिन वो कोई काम, वो प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई शेयर ही नहीं कर रहे अपना, या जिनकी प्रोडक्टिविटी एसेंशली ज़ीरो है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट है, usually refers to that state in which the self-employed working people are not working according to their capacity. इसकी एक एग्जांपल यह है कि कोई अगर बंदा है जिसकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है, या इसको हम एजुकेशन से अगर मेजर करें कि जो ज़्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसको इस तरह के काम पे लगाया हुआ है कि वो उसकी कैपेसिटी से बहुत लो है। लाइक अगर कोई बंदा मास्टर्स जिसने किया हो, कि कोई ग्रेजुएट हो बंदा, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन उसने कंप्लीट की हो और वो काम कर रहा हो मैट्रिक पास बंदे के लेवल का, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Seasonal unemployment occurs at certain seasons of the year. Refers to a situation where a number of persons are not able to find jobs during some month of the year. इसकी एक एग्जांपल ये जो शुगर मिल्स हैं ये हैं। शुगर मिल्स जो हैं वो मोस्टली सर्दियों में काम करती हैं। उनकी प्रोडक्शन जो है वो शुगर केन से होती है, गन्ने से होती है, चीनी गन्ने से पैदा होती है और गन्ना सर्दियों में होता है। तो गर्मियों में ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो मिल्स हैं, ये बंद रहती हैं। तो इनके मोस्टली एम्प्लॉयज़ 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गर्मियों में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो सीज़न वाइज चलती है। उसके बाद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल हैव नो वर्क टू डू। दे आर एबल टू वर्क एंड आर आल्सो विलिंग टू वर्क बट देयर इज़ नो वर्क फॉर देम। यानी ये जो हमने पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी लोगों के पास काम नहीं है करने को, लोग विलिंग भी हैं, एबल भी हैं काम करने के, लेकिन उनके पास फिर भी काम नहीं है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखी हैं इनकी वजूहात क्या हैं, इनकी रीज़न्स क्या हैं, इनकी कॉजेज़ क्या हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ये बहुत बड़ी वजह है कि अब जिस तरह हमारा कंट्री है पाकिस्तान,
बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। आबादी तेज़ी से बढ़ना या आबादी बढ़ना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ रिसोर्सेज का ना बढ़ना बहुत बड़ा मसला है। जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी लेबर फोर्स बढ़ रही है, उस तरीके से ही अगर हमारी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएं, हमारे हमारे पास उसी तरह से इकोनॉमी डेवलप करती जाए, उसी तरह से हमारे पास वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएं, तो ये जितनी भी लेबर हमारी तेज़ी से बढ़ रही है वो सारी जो है वो किसी ना किसी काम पे लगती जाएगी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ ये तो वजह है, उसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर जॉब्स क्रिएशन ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है, उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड लेबर है, ग्लोबल कंपटीशन है, इलिटरेसी है। ये तमाम वजूहत हैं जो कॉज़ करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बड़ी डिस्कस की है काफ़ी डिटेल में, कि जब भी टेक्नोलॉजी न्यू अप्लाई की जाती है, तो जो उस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर लोग हैं, सिर्फ वही लोग उसको उस जॉब को अचीव कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। उनसे पहले जो लोग काम कर रहे थे वो जॉबलेस हो जाएंगे। इसी तरह डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड लेबर है। जो हाईली स्किल्ड लेबर है उनकी डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो लो स्किल्ड लेबर वालों को जॉब ही नहीं मिलती, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इलिटरेसी है, ग्लोबल कंपटीशन है। ग्लोबली कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, एक जॉब के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है जिसकी वजह से फिर लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। उसके बाद इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोगों के पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन महंगी बहुत है, तो वो लोग उस लेवल पे नहीं आ पाते कि उस जॉब को अचीव कर सकें। उसके बाद हमने टाइप्स भी देख ली, कॉजेज़ भी देख ली। अब हम देखते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ेक्ट कैसे करती है, कहाँ इनका इफ़ेक्ट होता है। एट इंडिविजुअल लेवल और एट सोशल लेवल। इंडिविजुअल लेवल को कैसे करती है, मेंटल स्ट्रेस होता है इंडिविजुअल्स पे, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम होती है, डायरेक्टली लिंक्ड टू पॉवर्टी होता है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं, दिमागी उनका जो है वो प्रेशर होता है दिमाग पे, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है। उसके बाद लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है। ज़रूरी नहीं है कि जॉब जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाए, जॉब के पीछे एक सेल्फ एस्टीम भी होती है। यानी अगर आप इतनी एजुकेशन जो है वो हासिल करते हो, आप एजुकेटेड हो, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद आपके पास जॉब नहीं है, पैसा को बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या अगर आप जॉब लेस हो तो आपके पास पैसा भी ना हो। ये एक बिल्कुल जॉब लेस होना अलहदा बात है, और पैसे ना होना एक अलहदा बात है। तो पैसे होने के बावजूद जॉब ना हो तो सेल्फ इस्टीम की लॉस का बाइस बनती है। उसके बाद डायरेक्टली लिंक टू पॉवर्टी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जो इंडिविजुअल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पॉवर्टी की तरफ जा सकता है, वो पुअर हो सकता है। एट सोशल लेवल, सिविल अनरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, वो चोरियां चकारियों की तरफ जाएंगे, वो बैंक की तरफ, बैंक लूटने की तरफ जाएंगे, थेफ्ट्स बढ़ेंगी, एंजाइटी लोगों के दरमियान बढ़ेगी, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। जो नेशनल लेवल पे अनरेस्ट क्रिएट होगा, लोगों का माल, लोगों की जो लोगों की दौलत है, जो जो चीज़ें हैं वो अनसेफ रहेंगी लोगों से। यानी कि जो सोसाइटी है, वो सोशल लेवल है, जो सोसाइटी लेवल पे जो है वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें जनरेट हो जाएंगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इंडिविजुअल्स के बारे में फिर बात करते हैं। अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू अर्न मनी टू मीट फाइनेंशियल नीड्स, फेलियर टू पे इंस्टॉलमेंट्स और टू पे रेंट may lead to homelessness through eviction. Unemployment increases changes of malnutrition, illness, mental stress, and loss of self esteem, leading to depression.
सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एन इकोनॉमी विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट यूजिंग ऑल ऑफ द resources like labor available to it. Since it is operating below its production capability, it could have higher output if more people are usefully employed. However, there is a difference between economic efficiency and unemployment. If the frictionally unemployment accepted the first job they are offered, they would be likely to be operating at below their skill level, reducing the economy's efficiency. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेजर कैसे किया जाता है इस अनएम्प्लॉयमेंट को। इकोनॉमिस्ट टिपिकली फोकस ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलता है ये हम देखते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज एंड इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। अब पहले हम देखते हैं कि लेबर फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स पॉपुलेशन का वो वाला हिस्सा होता है जो काम करने के काबिल होता है और काम करना चाहता है। यानी इसमें बच्चे, बूढ़े, पागल, ये मेंटली इल जो लोग होते हैं वो इसमें से निकल जाते हैं। यानी तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगा? यानी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारी पूरी इकोनॉमी में कितने हैं। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, टोटल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर फोर्स के साथ, तो उसका प्रोपोर्शन निकल आएगा कि टोटल लेबर फोर्स में से इतने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, प्रोपोर्शन आ जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स are those who are currently not working but are willing and are able to work for pay, currently available to work and actively searching for work। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? नंबर 1 तो सॉल्यूशन हम इसके वो बहुत इजीली बना सकते हैं जो हमने इसके कॉजेज़ देखी हैं। उन कॉजेज़ को अगर हम रिवर्स कर दें, जैसे कि हमने कॉज देखी थी कि हाई रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन को ग्रोथ को लो किया जाए तो फिर ये हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। इलिटरेसी देखी थी, इलिटरेसी को अगर हम ख़त्म करें, लिटरेट लेबर हम जनरेट करें, लिटरेट वर्कर्स हो हमारे पास, तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। तो यानी जितने भी कॉजेज़ हमने उसके देखे थे उसको रिवर्स कर दें तो उसके सोल्यूशंस हैं। कुछ सोल्यूशंस हम यहाँ पे भी देखते हैं। अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का पैटर्न चेंज करें। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट की तरफ जो हम पैसे लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर हम उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि न्यू फर्म्स लगाते हैं, न्यू फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, न्यू स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, न्यू डेवलपमेंट प्लान शुरू करते हैं, उससे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। encouragement to small enterprises as against big enterprises। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको इनक्रेज किया जाए। हुकूमत को चाहिए उनको कर्ज़े फराहम किए जाएँ, आसान एक साथ पे उनको सब्सिडीज़ दी जाएँ ताकि वो जॉब क्रिएशन में अपनी किरदार अदा कर सकें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक को बेहतर किया जाए कि कौन सी टेक्निक से आपने प्रोडक्शन को करना है। Encouragement of new growth centers in small towns and rural areas, subsidies on the basis of employment, reorientation of educational policy। तो ये तमाम सॉल्यूशंस हैं इसके। इन तमाम मेजर्स को अप्लाई करके, इन तमाम मेजर्स को एक्सेप्ट करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं।